हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। भारत का पाकिस्तान के साथ कितने लड़ाई हुई है और क्या हमारी कभी शांति रही है। तो ये पाकिस्तान के साथ सारी कहानी देखेंगे। सिंस इंडिपेंडेंस, कहानी कब से स्टार्ट करेंगे? 1947 से ही स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 4, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। ये वाला जो चैप्टर है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक है आपकी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, शुरुआत से डिस्कस करेंगे, विद द बेसिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, चिंता मत करो। ठीक है, आप सबको पता है ईयर 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था और देश के साथ हमें एक दर्द मिला और उस दर्द का नाम था दर्द पार्टीशन। क्या हुआ था? पार्टीशन हो गया भारत का, और पार्टीशन होने के बाद एक बना अपना प्यारा भारत और एक बन गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान एक नहीं था उस समय, पाकिस्तान दो थे, एक था ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और शुरू से ही आपको पता है, शुरू में जब देश हमारा आजाद हुआ था तो कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने मना कर दिया था। फिर आपको पता है 1947 में ही पाकिस्तान की आर्मी वहां पर धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट करने लगती है और जम्मू कश्मीर में जाने लग जाती है। जम्मू कश्मीर के उस समय राजा हुआ करते थे राजा हरी सिंह। शुरू में इन्होंने मिलने से मना कर दिया, मगर जब इनको लगा कि भैया अब जम्मू कश्मीर जाने वाला है तब ये इंडियन गवर्नमेंट से थोड़ी हेल्प मांगते हैं। इंडियन गवर्नमेंट कहती है भाई हम ऐसे हेल्प नहीं करेंगे, पहले भैया साइन करो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये पत्र साइन करो कि आप भारत में मिल रहे तो ही हम मतलब आपकी हेल्प करेंगे। तब इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को फिर यहाँ से खदेड़ने लगती है, खदेड़ते खदेड़ते बहुत पीछे ले जाती है। अब फिर यहीं पर इंडिया एक गलती करता है। कहाँ चला जाता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाता है कि भैया हमारी हेल्प करो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहता है? ठीक है भैया, जो जहाँ पे वहीं सीज फायर डिक्लेयर कर दो, है ना। और मतलब वो उस समय आपको देखने को मिलेगा कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का लगभग 1/3 एरिया किसके कंट्रोल में चला जाता है? पाकिस्तान के कंट्रोल में चला जाता है। और उस 1/3 एरिया को आज हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तब से लेके 1947 से लेके अब 2023 चल रही है, तब से लेके आज तक जो हमारे रिश्तों में जो मेन समस्या है, दोनों देशों के रिश्तों में जो मेन समस्या है वो है कश्मीर। और इसको लेकर आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिक्स भी चमकाते हैं बहुत सारे लीडर, इवन पाकिस्तान में एज वेल एज हिंदुस्तान में। ठीक है, ये है बोन ऑफ कंटेंशन, मुद्दे की जड़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसको लेकर आपको देखने को मिलेगा इंडिया और पाकिस्तान ने चार चार बड़े बड़े युद्ध लड़ लिए हैं। तो कौन कौन से 4 बार बैटल हुए हमारे? तो इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम झड़प देखें, एक तरफ हमारा इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में 4 बार झड़प हो चुकी है। एक तो जब देश आजाद हुआ था 1947 में तभी, दूसरा आपको देखने को मिलेगा 1965 में। 1965 में तो ऐसा हुआ था, 1962 में भारत हार गया तो पाकिस्तान सोच रहा भैया ये मरा बड़ा है, चलो अटैक कर देते हैं, है ना, मगर हम इसको बहुत बुरी तरह से हराते हैं। फिर 1971 ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक नया देश बना था बांग्लादेश, है ना। और फिर एक कारगिल वॉर हुआ था 1999। तो 4 मेजर वॉर हुए इंडिया और पाकिस्तान के। और शुरू वाला वॉर था, इसको फर्स्ट कश्मीर वॉर भी बोल देते हैं, सेकंड वाले को सेकंड कश्मीर वॉर बोलते हैं। थर्ड वाला जो था उसमें आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश में, बांग्लादेश जो बना था ना वहां पर उसकी वजह से हुआ था। तो ये चारों वॉर हम डिस्कस करेंगे। कारगिल वॉर का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, तो आप उसको सर्च कर सकते हो और देख सकते हो, कारगिल वॉर लकी एजुकेशन डाल के वो मिल जाएगा। बाकी 3 वॉर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे या इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेंगे। ये मैप है 1947। 1947 में आप देखोगे ये एक ये वाला जो एरिया जिसको हम आज बांग्लादेश बोलते हैं और एक ये वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान। पहले ये वाला एरिया हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान, ध्यान देना कौन सा पाकिस्तान? ईस्ट। और ये वाला हुआ करता था वेस्ट पाकिस्तान। फर्स्ट वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो अच्छी तरह से। ईस्ट पाकिस्तान में आपको ज्यादातर बांग्ला लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिलेंगे और वेस्ट पाकिस्तान में आपको उर्दू बोलने वाले लोग मिलेंगे। ये वेस्ट पाकिस्तान वाले क्या करते थे, ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे, इनके कल्चर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे। वैसे तो कह रहे भैया हम पाकिस्तान है, और फिर आपस में एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। जब यार देश बना ही लिया तो फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो, है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये जड़ होता है किसी भी चीज को तोड़ने की, ब्रेक करने की, है ना। तो शुरुआत करते हैं। तो आप इतना समझ लेना, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो पाकिस्तान कितने बने थे? 2। एक बना था ईस्ट पाकिस्तान जो आज की डेट में बांग्लादेश है, 1970 में बांग्लादेश बन जाता है। और दूसरा बना था वेस्ट पाकिस्तान जो आज की डेट में रियल पाकिस्तान है। अंडरस्टूड? तो अब कहानी शुरुआत करते हैं। बेसिक आपका हल्का सा हो गया है, ठीक है, ओके। द conflict बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टार्टेड जस्ट आफ्टर पार्टीशन ओवर द डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुद्दा स्टार्ट होता है, जो विवाद स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है कश्मीर को लेकर कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। ठीक है,
कई बार आपने कुछ डायलॉग भी सुने होंगे, मूवीज भी बहुत सारी बनी है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो डॉट डॉट डॉट। आप बताओ क्या कहते हैं इसको। तो इंडिया और पाकिस्तान को लेकर जो है डिस्प्यूट जो है इंडिया और पाकिस्तान का, मेनली किसको लेकर है, कश्मीर को लेकर है। कश्मीर की मैंने कहानी बताई दी थी, और ये सब कब से है, 1947 से ही है, आजादी जब पार्टीशन हुआ था तब से ही है। A proxy war broke out between Indian and Pakistani armies in Kashmir during 1947 itself। आपको देखने को मिलेगा 1947 में ही इनके बीच में छोटे मोटे वॉर स्टार्ट हो जाते हैं दोनों आर्मीज के बीच में, मगर एक फुल स्केल वॉर नहीं हुआ था। 1947 वॉर हुआ था पर उसका लेवल इतना बड़ा नहीं था। फिर बाद में आपको पता है ये मामला कहाँ चला जाता है, यूएन में चला जाता है, और यूएन बीच में इंटरफेयर करता है और वहीं वॉर रुक जाता है, और बीच में एक लाइन खींची जाती है जिसको हम बोलते हैं LOC। कौन सी लाइन खींची जाएगी, लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट। ये रहा। तो देखो ये वाला जो एरिया है ना, ग्रीन 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 ग्रीन, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। और ये हमसे कब छीन लिया, या हम कह सकते हैं हमसे चला गया था 1947 में, और लगभग जम्मू कश्मीर का 1/3 एरिया है। और इसके बीच में, और यहाँ पे आप देखो ये जो लाइन बन रही है ना, ये वाली जो लाइन है मैं जो खींच रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है इसी को बोलते हैं POK। क्या बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी, इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। वैसे तो आपको पता है हमारे और पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिफ लाइन है ना, और ये वाला आज पाकिस्तान के कंट्रोल में है। हालांकि पाकिस्तान इस वाले जो एरिया हमारा इंडिया का जो कश्मीर है, पाकिस्तान इसको बोलता है IOK, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिली। और ये वाली जो जगह है अक्साई चीन, आपको पता है चाइना ने हमसे छीन ली थी, और पाकिस्तान ने चाइना को कुछ ये वाली टेरिटरी पाकिस्तान ने गिफ्ट दे दी थी, लो भैया हमारी तरफ से, तुम दोस्त हो हमारे, लो तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है। ऑल दो हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये डिवाइड भी हो चुका है, आप सबको पता है, एक तरफ जम्मू कश्मीर और दूसरी तरफ लद्दाख है। शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। इवन आफ्टर कश्मीर इशू द कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डिड नॉट स्टॉप। भले ही हमारा मतलब आपको देखने को मिलेगा कश्मीर इशू था, फिर भी दोनों देशों ने आप एक दूसरे की सरकारों को कोऑपरेट करने में बहुत ज्यादा मदद की थी। आजादी के टाइम पे जब आप पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान, तो उस समय पर बहुत सारी महिलाओं को उनकी फैमिली से किडनैप कर लिया गया था। तो इन महिलाओं ने, इन दोनों गवर्नमेंट ने इन महिलाओं को वापस लौटाने में भी हेल्प करी थी। और एक मामला लेकर आता है भैया इंडस रिवर को लेकर। किसको लेकर आता है, इंडस रिवर को लेकर। आप सबको पता है इंडस रिवर के बारे में, इंडस रिवर और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, है ना, झेलम, चेनाब, ये सब किसकी हैं, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। तो इनमें से बहुत सारी रिवर्स जो है पाकिस्तान में जाती हैं, तो उसको लेकर डिस्प्यूट हो गया था। उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए इन दोनों के देश में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक मतलब बिचौलिया बनती है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको माना जाता है कि वर्ल्ड में एक ऐसी ट्रीटी है जो इतने सालों के बावजूद भी बहुत परफेक्टली काम कर रही है। हालांकि अब बीच बीच में इंडिया धमकी भी दे देता है कि देखो अगर तुम ज्यादा गड़बड़ी करोगे ना तो हम इसको रद्द कर देंगे, राइट। अब हम देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी है मैंने बताया था ना, इसमें मध्यस्थता किसने की थी, मीडिएशन का मतलब मध्यस्थता करी थी वर्ल्ड बैंक ने। और इंडस वाटर के रिवर को, जो इंडस वाटर का रिवर का जो पानी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज का पानी है, उसको शेयर करने से संबंधित है। और ये किस किस के बीच में हुई थी, बस इतना ध्यान रखना, भारत की तरफ से थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान। इनके बीच में ये ट्रीटी साइन होती है, 1960 में साइन होती है, वर्ल्ड बैंक इसमें बिचौलिया बनती है ना। और उसके बाद आप देखो 1947 से आज तक, आज मतलब 2023 चल रहा है, कितने हमारे उनके बीच में अप डाउन हुए, इवन 4 वॉर्स हुए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। पर ये ट्रीटी परफेक्टली काम कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है, ये कॉपरेशन को मतलब शो करती है ना। ये आपको देखने को मिलेगा, ये भारत का मैप है, और यहाँ से ये इंडस रिवर जा रही है, इसके साथ बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी के नाम आप देख सकते हो उनमें, यहाँ पे दिख रही है आपकी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, है ना। तो इनके पानी को कंट्रोल करने से संबंधित है। आपको देखने को मिलेगा ब्यास, रावी, सतलज, इनके पानी को इंडिया गवर्न करेगा, और इंडस, चेनाब, झेलम, इनके पानी को पाकिस्तान गवर्न करेगा, ऐसा कुछ मतलब ट्रीटी में कहा गया था। एग्जैक्ट कब साइन हुई थी, 19 सितंबर 1960 को साइन हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे अयूब खान, और इसको ब्रोकर किया था, बिचौलिया कौन था इसमें भैया, वर्ल्ड बैंक था, है ना। बाकी चीजें आप देख लेना, और आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत होती है 1965 के वॉर की, है ना। कौन सा वॉर, 1965 का वॉर। अच्छा मैंने वो हल्का सा हिंट आपको दे दिया है, बुक में इसका ज्यादा दे नहीं रखा है। 1947 वॉर वाला, 1947 के वॉर को हम बोलते हैं फर्स्ट कश्मीर वॉर। ध्यान देना, 2-4 बातें सुन लो उसके बारे में। फर्स्ट कश्मीर वॉर बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान ने बहुत सारी हमारी टेरिटरी छीन ली थी, और फिर बाद में जब छीन ली थी तो कश्मीर के जो महाराजा थे इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगते हैं कि भैया हमारी हेल्प करो। हमने बोला कि भैया हम हेल्प तो करेंगे, बट आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा, तभी हम आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और आपको देखने को मिलेगा 26 अक्टूबर 1947
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है इसको मतलब साइन कर लिया जाता है और कश्मीर को भारत में मिला दिया जाता है। इंडिया की आर्मी जाती है और पाकिस्तान की आर्मी को खदेड़ने की कोशिश करती है, मगर बाद में इंडिया चला जाता है यूएनएससी माउंटबेटन के कहने पर, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। और फिर सीज फायर डिक्लेयर होता है दोनों देशों के बीच में, और फाइनली फिर एक लाइन जो है LOC वहां पर खींच दी जाती है, और 1/3 एरिया हमारा पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया। मगर उसके बाद अब दूसरा वॉर कब होता है? 1965 में। अब 1965 का वॉर जो हुआ था इसको बोला जाता है सेकेंड कश्मीर वॉर। ये भी किसको लेकर लड़ा गया था? आप मेनली समझ लो कश्मीर को लेकर लड़ा गया था। अब इसको लड़ने के पीछे पाकिस्तान के इंटेंशन देखो। नंबर एक, 1962 में इंडिया हार गया था, पाकिस्तान सोच रहा हो भैया इंडिया हार गया है, टूटा पड़ा है, इट्स गुड टाइम, अपॉर्चुनिटी है, उड़ा देते हैं, ले लेते हैं कश्मीर को वापस। दूसरा क्या था, हमारे प्रधानमंत्री चेंज हो गए थे। आपको पता है 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू खत्म हो गए थे, और फिर 1965 में आपको देखने को मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब वो छोटे थे हाइट में, सिंपल आदमी थे। पाकिस्तान सोच रहा हो ये छोटू है भैया, ये कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, अंडर एस्टिमेट कर गया भैया, किसी की हाइट को देखकर मतलब कुछ बोलना मत, है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे क्या थे? प्रधानमंत्री थे, अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, है ना। और साइनो इंडिया वॉर जो हुआ था उसमें इंडिया की डिफीट हो गई थी। तो और फिर इसमें क्या है, यूएस ने भी पाकिस्तान की बहुत हेल्प करी। यूएस उस समय किसके पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हेल्प करता था, हथियार दे दिए। तो पाकिस्तान सोच रहा अब तो हम कुछ तूफानी करेंगे तूफानी करेंगे, तूफानी इनकी हालत खराब कर दी जाती है, राइट। खैर, तो 1965 का वॉर, ये है हमारे भारत के प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो बहुत ज़्यादा अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा एक स्लोगन दिया गया था। कौन सा स्लोगन दिया गया था? स्लोगन का नाम था जय जवान, जय जवान और जय किसान। जय जवान और जय किसान। एक तो इन्होंने किसानों को बहुत सपोर्ट किया था और दूसरा जवानों को सपोर्ट किया था, ठीक है। तो खैर ये शुरुआत करते हैं, बुक में क्या दे रखा देखते हैं। ए मोर सीरियस आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज बिगेन इन 1965। दोनों कंट्रीज के बीच में आर्म कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है 1965 में। 1965 के वॉर के टाइम पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अप्रैल 1965 में आपको देखने को मिलेगा, अप्रैल 1965 में पाकिस्तान जो है लॉन्च कर देता है अटैक रन ऑफ कच्छ गुजरात वाले एरिया में, और अगस्त सितंबर में अटैक स्टार्ट कर देते हैं जम्मू एंड कश्मीर एट बिगर लेवल। आपको देखने को मिलेगा हमारी दो जगह पर अटैक हुआ है। कितनी जगह पर? दो जगह पर पाकिस्तान अटैक किया था। टू फ्रंट वॉर हो गया एक प्रकार से। आप देखो, एक तो जम्मू कश्मीर में और एक गुजरात, इन दो जगह पर पाकिस्तान अटैक किया था। पाकिस्तानी रूलर सोच रहे थे कि भाई हम जब अटैक करेंगे ना तो ये मतलब लोकल रूलर है यहाँ के इंडिया के, ये हमें सपोर्ट करेंगे, मगर उनको ऐसा कुछ मतलब किया नहीं, लोकल रूलर्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। कश्मीर पर प्रेशर कम करने के लिए शास्त्री जी ने ऑर्डर दे दिया कि भैया काउंटर ऑफेंसिव मतलब एक रणनीति स्टार्ट करो पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर पर। मतलब पाकिस्तान को रोकने के लिए आप पंजाब बॉर्डर पर क्या कर दो, पंजाब बॉर्डर को ओपन कर दिया और मान के यहाँ पे आर्मी भेज दी और इनको रोको, है ना, क्योंकि भाई वो दो जगह पे लगे थे। तो इनको काउंटर करने के लिए पंजाब बॉर्डर को ओपन कर दिया, और इंडियन आर्मी आप सोचो लाहौर के करीब तक पहुंच गई थी। कितना बढ़िया मौका था हमारे पास, लाहौर हमारे हाथ में आने वाला था। फिर बाद में बीच बीच में कौन आ जाता है? यूएन आ जाता है। नहीं 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 भैया, रुक जा रुक जा रुक जा, जो जहाँ थे वहीं चले जाओ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अब यार यहाँ पर अगर हम अड़ जाते हैं ना कि ना भैया हम जब जाएंगे यहाँ तो हमें कश्मीर पूरा लौटा दो, ये मौका था हमारे पास है। अब वो तो हिस्ट्री का पार्ट बन गया। तो यहाँ पर सोचो क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडियन आर्मी कहाँ तक पहुंच गई? लाहौर तक पहुंच गई। लाहौर तक पहुंच गई तो हमें मतलब बार्गेनिंग करने का मौका था, मगर यूएन के इंटरवेंशन की वजह से इन्होंने कहा कि जो जहाँ पे पहले थे वहीं चले जाओ, है ना। हम बोल सकते थे, बोल नहीं पाए। खैर, इनके बाद आपको देखने को मिलेगा 1965 में वॉर हुआ था। 1966 में ट्रीटी साइन होती है, एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको बोलते हैं ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद उस समय यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। ताशकंद उस समय यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, उज्बेकिस्तान में है, मगर आज की डेट में उज्बेकिस्तान आपको बताइए अलग से कंट्री बन चुका है। तो भारत के पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी, ये रहे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी, और पाकिस्तान के जनरल उस समय थे अयूब खान। अयूब खान, इन दोनों के बीच में एक समझौता साइन होता है जिसको हम बोलते हैं ताशकंद एग्रीमेंट। और कब होता है? 10 जनवरी 1960। ध्यान रखना, 1965 में वॉर हुआ, 1966 में जब समझौता होता है कहां पर? ताशकंद में। इसमें बिचौलिया कौन था? बिचौलिया था यूएसएसआर। कौन था? यूएसएसआर कह लो या सोवियत यूनियन, बात की यूएसएसआर ने इस एग्रीमेंट को करवाया था। अब कहानी स्टार्ट होगी बांग्लादेश वॉर। 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, इसको बांग्लादेश वॉर के नाम से भी जानते हैं। और इसी वॉर के दौरान एक नए देश का जन्म होता है, और दैट देश वो था बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले ईस्ट
पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, मगर पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत ज्यादा भेदभाव किया था, यहाँ के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया था। यहाँ की जो लैंग्वेज थी बांग्ला, उसको कभी प्रमोट नहीं किया, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने की कोशिश की थी। और ये चीजें जब होती है ना बहुत लंबे समय तक, जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो ये चलता नहीं है ना, लोग फाइनली समझ जाते हैं। और देखो इस वॉर के दौरान तो खास बात क्या है पता है, 1971 का जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था तो हमने बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों को, ऐसा बताया जाता है 93,000 सोल्जर्स को हमने प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया, उनको बंदी बना लिया था। फाइनली पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया, पाकिस्तानी आर्मी झुक गई और इन्होंने एक मतलब सरेंडर करने का डॉक्यूमेंट भी साइन किया। ये पाकिस्तान के आर्मी जनरल है, ये भारत के आर्मी जनरल है, और यहाँ पर ये साइन कर रहे हैं कि ठीक है भैया हम सरेंडर कर रहे हैं, माफ करो, है ना। ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के पास। 1971 में हमने पाकिस्तान को फिर हरा दिया, फिर इनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करवा रहे हैं, तब भी हम ले सकते थे, ऐसा कहते हैं लोग बाग, पर हो सकता है कुछ सिचुएशन और होगी, है ना। खैर बांग्लादेश वॉर की हम शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश वॉर तो 1970 का वक्त कौन सा है, 1970 का। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, 1965 का जो वॉर हुआ था ना, है ना, 1965 का पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, इसमें आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान ने पहले से अटैक कर दिया था। अब पहले से अटैक कर दिया तो ऐसा मतलब लोग क्वेश्चन करने लगे कि यार हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसीज को पता क्यों नहीं लगता है, हमारे पास इनपुट क्यों नहीं आते हैं। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा 1965 के वॉर के बाद हमारी एक कंपनी बनती है, एक एजेंसी बनती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, रॉ बनती है 1965 के वॉर के बाद। क्यों? क्योंकि हम मतलब जो है हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं आया था, कोई मतलब हमारे पास कोई सूचना नहीं आई थी कि यार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो रॉ बनती है 1965 के वॉर के बाद। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो बांग्लादेश 1970 में क्या हो रहा था, पाकिस्तान में एक इंटरनल क्राइसिस हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान और दो पाकिस्तान थे, इनमें आपस में मतलब एक लड़ाई सी छिड़ जाएगी। क्यों छिड़ जाएगी? क्योंकि 1970 में क्या हुआ था, पाकिस्तान में पहली बार, ध्यान देना, 1970 में क्या हुआ था, पाकिस्तान में पहली बार हुए थे जनरल इलेक्शन। अब सोचो कितना पिछड़ गया है। अपना जनरल इलेक्शन कब हो गया था, 1951-52 में हो गया था, पाकिस्तान का 1970 में हो रहा है। पहले तो कह रहे भैया हम अलग होंगे, हो लिया अलग। अलग होने के बाद क्या कर लिया इन्होंने, कुछ खास किया? कुछ नहीं किया। ऊपर से आप देखो, आपने पढ़ा होगा साउथ एशिया वाले चैप्टर में, यहाँ पे हर कभी आर्मी रूल कर रही है, कभी सिविलियन गवर्नमेंट रूल कर रही है। तो ये चीजें बड़ी डेंजरस होती हैं, इसलिए सोसाइटी में पीस जितनी बनी रहे उतना ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे पहली बार क्या होता है, जनरल इलेक्शन होता है 1970 में। कब होता है पहली बार? 1970 में जनरल इलेक्शन होता है। जनरल इलेक्शन आपको पता है एक रेगुलर इलेक्शन होते हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दो पार्टीज अलग अलग लड़ रही थी। इधर वाली साइड में, ईस्ट पाकिस्तान की साइड में आपको देखने को मिलेगा शेख मुजीबुर रहमान। ये कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। इनको मेजोरिटी मिल जाती है, क्लियर मेजोरिटी मिल जाती है। मतलब आपको देखने को मिलेगा जब ये इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन का रिजल्ट ये रहा कि शेख मुजीबुर रहमान, इनकी पार्टी थी आवामी लीग। कौन सी पार्टी थी? आवामी लीग थी। इनको क्लियर मेजोरिटी मिल जाती है, जो कि ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और इधर वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकर अली भुट्टो जीतते हैं, मगर इनकी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है। ध्यान रखना, ये है जुल्फिकर अली भुट्टो। 1970 की बात है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जनरल इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन के दौरान ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी, कौन सी पार्टी? आवामी लीग, इनके लीडर शेख मुजीबुर रहमान मेजोरिटी से जीत जाते हैं, और वेस्ट पाकिस्तान यहाँ पर मतलब ये मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो अब देखो चुनाव का नियम है कि जो मेजोरिटी में आया वो सरकार बनाएगा, मगर वेस्ट पाकिस्तान की सरकार करी नो 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 नो, ये नहीं होगा भैया। पावर तो हमारे हाथ में ही रहेगी। पावर किसके हाथ में रहेगी? हमारे हाथ में रहेगी, और ईस्ट पाकिस्तान के हाथ में नहीं जा सकती। अब यार जब तुम इलेक्शन करा रहे हो तो इलेक्शन का रिजल्ट भी मानो, और यही एक बड़ी बेवकूफी है। यहाँ पर इन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से मना कर दिया, और इनको शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया। वाह! अब यार यहाँ के लोग आप बताओ, जो जिन्होंने जिताया किसको है? शेख मुजीबुर रहमान को। चुनाव हुआ है, और शुरू से ही जब से मतलब पाकिस्तान बना है ईस्ट पाकिस्तान, तब से इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। किसकी साइड से? वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से। हमेशा मतलब इनको प्रताड़ित किया जाता है, इन पर कल्चर पर अटैक किया जाता है। तो ये मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। फिर क्या होता है, यहाँ पे मतलब लोग भड़क जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। अब वेस्ट पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेज दी किधर? ईस्ट पाकिस्तान में, और यहाँ के लोगों पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया, है ना। एक ऑपरेशन चलाया जाता है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, जिसका नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। और ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान ईस्ट पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को, मतलब जो बांग्ला थे, बांग्ला कल्चर वाले, उनको प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, लूटा जाता है, मर्डर किए जाते हैं, बहुत सारी इनमें हत्याएं की जाती हैं। जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ से
ईस्ट पाकिस्तान से लोग जो है ना कलकत्ता की तरफ, ईस्ट पाकिस्तान से लोग कहाँ जा रहे हैं, कलकत्ता या फिर हमारे वेस्ट बंगाल की तरफ जाने लग जाते हैं। और वेस्ट बंगाल में उस समय बहुत सारे रिफ्यूजी जाने लगे, बताते हैं करोड़ों बंगाली जो लोग हैं वेस्ट पाकिस्तान मतलब ईस्ट पाकिस्तान से बंगाल में जाने लग जाते हैं। अब यार हमारे देश में जब आएंगे, इंडिया में बहुत सारे रिफ्यूजी आएंगे, तो यार एक दो दिन तो चलो आप झेल लो, तो उनके खाने का इंतजाम करना, उनके रहने का इंतजाम करना, बिजली पानी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इतने सारे लोगों को मैनेज करना हमारे लिए क्या थी, बहुत ज्यादा सिरदर्दी थी। इसीलिए हमें फिर बीच में कूदना पड़ा कि भैया इतने सारे अगर रिफ्यूजी आने लगे तो इससे तो इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा है। यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान की एक मतलब आर्मी थी जिसका नाम था, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं मुक्ति वाहिनी। क्या बोलते हैं, मुक्ति वाहिनी बोलते हैं, और या फिर कह सकते हो बांग्लादेश लिबरेशन फोर्सेस या मुक्ति वाहिनी, ये इनसे लड़ रही हैं। फिर इंडिया ने इनको मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब वेस्ट पाकिस्तान और भड़क गया, ओहो इंडिया तो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है। हाँ भैया हेल्प कर रहे हैं, आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ, ठीक है। लड़ाई हो जाती है यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ट The Bengali population of East Pakistan had voted to protest against years of treated as second class citizens by the rulers based in West Pakistan। तो ये जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में बंगाली लोगों ने, बंगाली पॉपुलेशन ने, बांग्ला कल्चर के लोगों ने, इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में रह के इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स के खिलाफ वोट दिया था। किसको दिया था वोट, आवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान को इन्होंने वोट दिया था, इनको जिता दिया और ये मेजोरिटी से जीतते हैं। मगर पाकिस्तानी जो रूलर्स थे, यहाँ पे पाकिस्तानी कौन से रूलर, देखो ये भी पाकिस्तानी, ईस्ट पाकिस्तान वाले, ईस्ट पाकिस्तान के ये पाकिस्तानी रूलर्स कौन थे, वेस्ट पाकिस्तानी वाले जो रूलर थे, ये खुश नहीं थे रिजल्ट से। और ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि आवामी लीग की डिमांड को एक्सेप्ट किया जाए, कि आवामी लीग को मतलब सरकार बना दिया, इस चीज को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। रिजल्ट ये हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है, इनको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता है। और बहुत सारे लोग जो है ईस्ट पाकिस्तान में मारे जा रहे थे। मैंने बताया था ना, पाकिस्तान ने, वेस्ट पाकिस्तान में एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सर्च लाइट। कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सर्च लाइट, जिसके तहत बहुत सारे यहाँ ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मारा जा रहा था। इन रेस्पॉन्स टू दिस पीपल स्टार्टेड ए स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने एक स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, बन के अब तो भैया एग्जिस्टेंस का मामला है, अब तो आर पार का मामला होगा। और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, शेख मुजीबुर रहमान डिक्लेयर कर दिया, ठीक है भैया अब तो हम बांग्लादेश, एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की घोषणा करते हैं। अब जब इतना बोल दिया तो वेस्ट पाकिस्तान और ज्यादा तिलमिला गया, और ज्यादा तिलमिला गया तो यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे, इनसे आर्मी बुला ली, आर्मी बुला के इनके लोगों को मारा जाने लगा, मर्डर किए जाने लगे। और इस दहशत की वजह से, है ना, जो ईस्ट पाकिस्तान में जो दहशत होती, उस दहशत की वजह से, उस डर की वजह से यहाँ से लोग छोड़ छोड़कर इंडिया की तरफ आने लगते हैं। लगभग 80 लाख रिफ्यूजी ईस्ट पाकिस्तान से भारत में शरण लेते हैं। और 80 लाख बहुत बड़ी बात होती है, मतलब करोड़ों लोग यहाँ से भाग भाग इंडिया मारे। अब इंडिया पे तो इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा ना भाई, कुछ लोगों को आप शरण दे सकते हो, इतने सारे लोगों को शरण नहीं दे सकते, इसलिए भारत को वॉर ज्वाइन करना पड़ा। और ऐसा बताते हैं लगभग 3 दिसंबर को, लगभग 3 दिसंबर के समथिंग भारत ने इस वॉर को ज्वाइन किया था, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। इंडिया प्रोवाइडेड मोरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश। इंडिया ने खूब मोरल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराई, मटेरियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराई बांग्लादेश के स्ट्रगल को, बन के हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, वी विल हेल्प यू। पाकिस्तान अक्यूज्ड इंडिया ऑफ कॉन्स्पायरेसी टू ब्रेक इट। अब पाकिस्तान करो भैया इंडिया हमारे बांग्लादेश को तोड़ने की कोशिश, मतलब हमारे ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। भैया पहले ही समझ जाते, पावर दे देते हैं, दूसरों पे क्यों इंजाम लगा रहे हो। सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम यूएस एंड चाइना। और इस समय देखो इंटरनेशनल माहौल क्या चल रहा था, इंटरनेशनल माहौल ये चल रहा था कि चाइना और यूएसए दोनों पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो, मतलब ये हमारे खिलाफ थे। और इसीलिए इसीलिए इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी। इसीलिए साइन करी थी क्योंकि यूएसए इनको सपोर्ट कर रहा था, और वो कोल्ड वॉर वाला टाइम चल रहा था। कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर और यूएसए एकदम आमने सामने थे। जब यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो हमने किसकी मदद मांगी, यूएसएसआर की मदद मांगी, भैया हमारी हेल्प करो। और 20 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी इंदिरा गांधी के टाइम पर, उस समय पर, अंडरस्टूड। और यहाँ पे कहा जाता है कि ये उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे, यूएसए के प्रेसिडेंट का नाम है रिचर्ड निक्सन। इनके एक एडवाइजर थे जिनका नाम है हेनरी किसिंजर। ये एक सीक्रेट विजिट पे जाते हैं चाइना को, चाइना में जाते हैं और फिर पाकिस्तान से होते हुए जाते हैं। चाइना और पाकिस्तान दोनों जगह पर सीक्रेट विजिट में गए थे, जुलाई 1971 में मन गई। अब यार सीक्रेट विजिट में जा रहे हैं, इस समय जा रहे हैं वॉर वाली सिचुएशन, इसका मतलब कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। तो हम भी कह रहे हैं कि ठीक है, इट्स ओके। तो इंदिरा गांधी जी ने भी उस समय, या आप कहो भारत ने भी, मतलब पाकिस्तान को और यूएसए को काउंटर करने के लिए हमने यूएसएसआर की मदद ली और उनसे ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की थी 1971 में
20 साल के लिए। तो इसी एक्सिस को काउंटर करने के लिए यूएस, पाकिस्तान, चाइना ये एक हो गए थे, इनका एक ग्रुप बन गया था। इनको काउंटर करने के लिए हमने 20 साल की एक ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप साइन की थी सोवियत यूनियन के साथ अगस्त 1971 में। और इस ट्रीटी में एश्योर किया यूएसएसआर ने इंडिया को कि कभी भी अगर तुम पे अटैक होता है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। और इसी ट्रीटी की वजह से हमारी जान बची थी, ध्यान रखना। अगर ये ट्रीटी हम साइन नहीं करते तो आप सोचो पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा था? यूएसए खड़ा था। यूएसए जो कि अपने आप को दादा मान रहा था दुनिया का, वर्ल्ड में हेजेमन मान रहा था। अगर ये ट्रीटी साइन नहीं होती, यूएसएसआर उस समय हमारी हेल्प नहीं करता, तो डेफिनेटली मतलब हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब होती। पता नहीं क्या कॉन्सिक्वेंस होते, पर कॉन्सिक्वेंस बुरे ही होते, है ना। मगर इस समय एकदम बहुत ज्यादा हेल्प करी थी यूएसएसआर ने, और इसीलिए तब से लेकर आज तक हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है यूएसएसआर से। है यूएसएसआर तो टूट गया, फिर हमारे रिलेशन किसके साथ हो जाते हैं? अच्छे, रशिया के साथ हो जाते हैं। और आज की डेट में आपको पता है यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, इसमें इंडिया खूब बढ़ चढ़ के इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली नहीं कहूंगा, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी है इसने इस ट्रीटी ने इंडिया को बोल दिया कि ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, दिसंबर 1971 वक्त है, दिसंबर 1971। पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट है, जब उनको पता चला कि यार ये इंडिया इनकी हेल्प कर रहा है, तो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने क्या किया था, पंजाब और राजस्थान वाले रीजन पे एयर स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दिया। एयरक्राफ्ट से एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, एयर से मतलब हवाई हमले करना स्टार्ट कर दिया था। और इस पर एक मूवी बनी है, आपने देखी होगी शायद, भुज। भुज में देखी होगी। भुज जो मूवी बनी है वो इसी पर आधारित है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिसंबर 1971 पाकिस्तानी जो एयरक्राफ्ट थे इन्होंने एयर स्ट्राइक्स स्टार्ट कर दिए। कहाँ पर? पंजाब और राजस्थान वाले रीजन में। और पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो जम्मू कश्मीर में अटैक कर रही है। सोचो, हर जगह से पाकिस्तान हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। तो भारत ने भी कहा ओके बेटा आजा, देखते हैं, दो दो हाथ करते हैं तुम्हारे साथ। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अब सोचो हमारी सारी की सारी आर्म्ड फोर्सेस, आपको पता है आर्म्ड फोर्सेस, इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस जो है इनमें आती है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों एक साथ रेस्पॉन्ड करती हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पर। वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट, क्या मतलब है वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट का? देखो भाई, इधर साइड का फ्रंट तो हो जाएगा वेस्टर्न फ्रंट, और जो ईस्ट पाकिस्तान वाला फ्रंट है उसको बोलेंगे ईस्टर्न फ्रंट। दोनों फ्रंट पर हमारी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी आ जाती हैं और इनको टक्कर देती हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा लोकल पॉपुलेशन ने इंडियन आर्मी की बहुत मदद करी थी। आप भुज मूवी में देखना, वो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की वजह से जो रनवे था, एयर स्ट्रिप थी, उसको डैमेज कर दिया जाता है। रातों रात नया रनवे तैयार कर दिया जाता है। अपने मकानों को फोड़ फोड़ कर उनकी ईंटों को और उनको मसाले वसाले सबको लगा देते हैं और नया एयरवे तैयार करते हैं। तो मतलब लोकल पॉपुलेशन ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, किसको? इंडियन आर्मी को सपोर्ट किया था। और एक रैपिड प्रोग्रेस करी थी ईस्ट पाकिस्तान में भी, रैपिड प्रोग्रेस करी थी इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में भी। पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ने की हमने कोशिश करी थी मात्र 10 दिन के अंदर। वैसे तो बताते हैं कि लगभग लगभग 13 दिन वॉर चला था, लगभग 13 दिन चला था। 16 दिसंबर से एक्चुअली मतलब स्टार्ट मानते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, और सॉरी 3 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, 3 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, 16 दिसंबर को मतलब ये वॉर खत्म हो जाता है ऐसा मानते हैं, और 13 दिन का वॉर था। तो 10 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा इंडियन आर्मी ने ढाका को घेर दिया तीनों साइड से, और 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को उस समय सरेंडर करना पड़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये झुक गए, यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर रहे हैं। इसमें ये हमारे इंडियन है और ये पाकिस्तानी है। इंडियन कौन थे? इंडियन उस समय जनरल थे जगजीत सिंह, है ना, जगजीत सिंह अरोरा इंडियन, मतलब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे। और ये पाकिस्तानी व्यक्ति हैं आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, है ना। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर रहे हैं। और इस समय लगभग ऐसा बताते हैं 93,000 सोल्जर्स को हमने प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया था। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जब यार हार के सरेंडर कर दिया, बेइज्जती हो गई, इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, है ना। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिर बांग्लादेश को फ्री कर दिया जाता है और इंडिया डिक्लेयर कर देता है यूनिलेटरल सीज फायर बंद, ठीक है अब हम लड़ाई बंद कर रहे हैं, जब ये सरेंडर कर देते हैं। तो इसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा वॉर 1971 में हो गया। अब बात आती है फिर वही समझौता करने की। समझौता हुआ शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट होता है इंदिरा गांधी जी के बीच में और दूसरी तरफ थे जुल्फिकर अली भुट्टो, ठीक है। इंदिरा गांधी हमारी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी और यार इंदिरा गांधी का कैंडिडेचर बढ़ गया। अब ये पॉलिटिक्स में जब इंदिरा गांधी आई थी, कुछ ही समय हुआ था पॉलिटिक्स में आए हुए, बहुत सारे लोग इनके खिलाफ थे। अब इंदिरा गांधी का जो इमेज है ना पूरी दुनिया में छा गई भाई साहब, भाई हाँ भैया आयरन लेडी के नाम से जाना जाने लग गया, भैया ये तो खतरनाक है। और अपने दम पर इन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया था, बहुत बड़ी बात है। उस समय इंडिया इतना ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं था, फिर भी इनकी माननी पड़ेगी, इन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया। इवन भारत की इमेज भी इंटरनेशनली बहुत ज्यादा अच्छी कर दी थी, जो खराब हो गई थी हमारी 1962 के वॉर में चाइना के खिलाफ। तो 3 जुलाई 1972 शिमला एग्रीमेंट साइन होता है इंदिरा गांधी जी के बीच में और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। और यहाँ पर कहा गया था ठीक है भैया अब हम सीज फायर कर रहे हैं, अब लड़ाई नहीं होगी। और इसी समय पर
जो LOC थी उसको रिकॉग्नाइज किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पर बोला गया था, शिमला एग्रीमेंट में यह भी बोला गया था कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है इसको सिर्फ 2 ही देश सॉल्व करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। ये एक बाइलेटरल मुद्दा है कि कोई तीसरी पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ये इसी एग्रीमेंट में कहा गया था कोई तीसरी पार्टी इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे आज की डेट में कई बार USA बोल देता है, कभी चाइना बोल देता है, कभी रशिया बोल देता है कि हम इंटरफेयर करेंगे, हम बोल देते हैं नो। याद करो शिमला एग्रीमेंट, हम क्लियर बोल चुके हैं ये हमारा दोनों का इंटरनल मैटर है और हम दोनों ही मिलकर सॉल्व करेंगे, कोई तीसरा पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना। कौन थे पाकिस्तान की तरफ से? जुल्फिकर अली भुट्टो, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी, शिमला एग्रीमेंट। अंडरस्टूड। अब वॉर के बाद क्या घटनाएं होती हैं? वॉर के बाद भैया इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, भाई डेमो दिखा दिया पूरी दुनिया को, बौखाल, है ना। तो इंदिरा गांधी जी जो है इन पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से 1971 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जीत जाती हैं, अच्छी तरह से जीत जाती हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है कई सारे स्टेट्स में अपनी सरकार बना पाती है, मगर इसकी वजह से हमें इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा झेलना पड़ा यार। इकोनॉमिक लॉस तो होगा, लड़ाई करेंगे तो ना, ये चीज थी। और इंडिया में आपको देखने को मिलेगा इस समय यार हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हुआ करते थे, पैसा वैसा इतना हुआ नहीं करता था और एक के बाद एक वॉर झेले जा रहे हैं हम। सोचो 1962 का वॉर, 1965 का वॉर, 1971 का वॉर, लगातार वॉर पे वॉर हो रहे हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेस बहुत कम थे, पैसा बहुत कम था, इस वजह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और 1960 के टाइम पर तो आपको देखने को मिलेगा ड्रॉट, फेमाइन, ये समस्याएं भी बहुत ज्यादा चल रही थी। तो इस वजह से हमारी जो प्लानिंग प्रोसेस जो चल रहा था, 5 ईयर प्लान वाला जो प्रोसेस चल रहा था वो भी अफेक्ट हो जाए, है ना। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था 1951 से 1956 के बीच में, सेकंड 5 ईयर प्लान चला था 1956 से 61 के बीच में, थर्ड 5 ईयर प्लान चला था 1961 से 1966 के बीच में। 3 तो बढ़िया चले। इसके बाद ये 5 ईयर प्लानिंग जो है हमारी स्टॉप हो जाती है और हम फिर 3 एनुअल प्लान्स बनाते हैं, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। यहाँ पर हमारे बहुत ज्यादा जो लिमिटेड रिसोर्स हुआ करते थे, स्केर्स रिसोर्स मतलब बहुत ज्यादा कम जो रिसोर्स थे, वो हमने किस में लगा दिए थे? डिफेंस सेक्टर में ज्यादा खर्च करना स्टार्ट कर दिया था 1962 के बाद। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ये भी एक बनाया गया था नवंबर 1962 में, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई ये बनाया गया था नवंबर 1965 में, ताकि डिफेंस को हम ज्यादा मजबूत कर सकें। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिफेंस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी था। डिप्लोमेसी के माध्यम से ही हम वॉर नहीं जीत सकते, मिलिट्री को प्रिपेयर करना, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना ये भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तीसरा जो 5 ईयर प्लान था आपको बताया 1966 के बाद, इसके बाद ये इफेक्ट होता है और फिर 3 एनुअल प्लान्स बनाते हैं। मैंने बताया था एक तो 1966 से 1967 के बीच में, 1967 से 1968 के बीच में, 1968 से 1969 के बीच में 3 एनुअल प्लान बनाते हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था ये स्टार्ट हुआ था 1969 में, जो कि 1966 के बाद ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था। तो खैर एनीवे 5 ईयर प्लानिंग यहाँ पे हमारी स्टॉप मतलब रुक जाती है। और इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया इन वॉर्स के बाद। इसके बाद तो ये महसूस होने लग गया था कि भैया अगर हमें अपने आप को सर्वाइव करना है, और हमारे दो बहुत ज्यादा पड़ोसी जो देश हैं बहुत ज्यादा कड़े टक्कर दे रहे थे और बहुत ज्यादा हमारे साथ दुश्मनी निभा रहे थे, तो इनसे अगर हमें निपटना है तो हमें अपनी आर्मी को मजबूत करना ही पड़ेगा, अपनी डिफेंस को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए डिफेंस पर फोकस हमारा जो है बढ़ गया और डिफेंस पर एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कहानी पूरी रही हमारी इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है। इसके बाद भी लड़ाई होती है 1999 में, आपको पता है कारगिल वॉर होता है, उस पर मैं वीडियो अलग से बना चुका हूं, तो अब दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, आप चेक कर लेना। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। धन्यवाद।